नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एडिटोरियल के टेक्स्ट बुक का बीपीएससी प्रीवियस ईयर का जो बुक है उसके 65वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का जो दिव्यांग कोटे के लिए री एग्ज़ाम हुआ था उसी का मैं क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन इतिहास से है और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो कौन से कथन निम्न में से सही हैं? तो 1 और 2 कथन निम्न में से बिल्कुल सही हैं। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। और किनके द्वारा किया गया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। यह स्थान वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा भारत में इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो घग्गर नदी के तट पर हरियाणा राज्य में स्थित है। हरियाणा राज्य में स्थित है। कांस्य युगीन सभ्यता थी जो भारत की इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है भारत में? तो राखीगढ़ी, जो घग्गर नदी के तट पर है। कौन से राज्य में? तो हरियाणा राज्य में। निम्न में से कौन सी नदी सप्त सैंधव प्रदेश में समाविष्ट नहीं थी? तो साबरमती नहीं थी। ऋग्वेद काल में आर्य लोग 7 नदियों वाले सप्त सिंधु क्षेत्र में निवास करते थे तथा साबरमती नदी इस 7 नदियों का भाग नहीं था। साबरमती नदी इस 7 नदियों का भाग क्या था? नहीं था। तो देखिए, आपको 7 नदी आप लोग को याद करवा देता हूँ। एक नदी था क्रूर। कौन नदी था? क्रूर। दूसरा नदी था कुब्भा कुब्भा। तीसरा नदी था बीतस्ता बीतस्ता बीतस्ता। चौथा नदी था अस्किनी अस्किनी अस्किनी। और परुसनी और परुसनी 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 पांचवा नदी था। छठा नदी था सदा नीरा सदा नीरा सदा नीरा। और पांचवा सातवां नदी था सरस्वती सरस्वती। देखिए, मैं सबका आज के डेट में क्या क्या नाम है जो मैं याद करता हूँ। जो पहले के ज़माने में क्रूर था पहले के ज़माने में जो क्रूर था उसको आज कुर्रम के नाम से जाना जाता है। क्रूर क्या बन गया? कुर्रम बन गया। कुभा कुभा आज जाना जाता है काबुल के नाम से। कुभा क्या जाना जाता है? काबुल के नाम से। और बितस्ता 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 आज जाना जाता है झेलम के नाम से। बितस्ता जाना जाता है झेलम के नाम से। और अस्किनी को चिनाब के नाम से जाना जाता है। अस्किनी को चिनाब के नाम से जाना जाता है। और परुसनी को रावी नदी के नाम से जाना जाता है। परुसनी को रावी नदी के नाम से जाना जाता है। और सदानीरा को गंडक के नाम से और सरस्वती को घग्गर के नाम से जाना जाता है। सदानीरा को गंडक से और सरस्वती को घग्गर से, परुसनी को रावी से। फिर से याद कर लीजिए, क्रूर को कुर्रम कहा जाता है आज के डेट में। क्रूर को कुर्रम, कुब्भा को काबुल आज के डेट में, कुब्भा को काबुल। और बितस्ता को झेलम नदी, अस्किनी को चिनाब नदी, परुसनी को रावी नदी और सदानीरा को गंडक और सरस्वती को घग्गर नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में 500 युद्धक हाथी दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था, जिसका जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा था, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसे जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो भद्रबाहु से। 305 ईस्वी पूर्व में 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। इस हार के बाद निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से करवा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को उपहार स्वरूप 500 युद्धक हाथी दिए थे। अब देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आर्यभट्ट बृहत संहिता से ये सही नहीं है, बाकी सारा का सारा सही है।
पंचतंत्र के विष्णु शर्मा, दंडी के 10 कुमार चरित्र, दंडी हैं 10 कुमार चरित्र के लेखक, और भाष्य हैं स्वप्नदास दत्ता के लेखक, स्वप्नदास दत्ता के लेखक भाष्य हैं। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के, दंडी 10 कुमार चरित्र के लेखक हैं। ठीक ना। बृहद संहिता के लेखक ब्राह्महीर हैं, बृहद संहिता के लेखक ब्राह्महीर हैं। ब्राह्महीर किसके हैं? बृहद संहिता के ब्राह्महीर हैं। ठीक ना। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है विग्रहराज 4 ने अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? तो वो निर्माण किया था स्कूल का। विग्रहराज 4 ने अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? तो स्कूल का निर्माण किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये कौन सा कथन सही है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 2 3 4 ये सारे के सारे सही हैं, सिर्फ 5 को छोड़ के। पहला, कलहन का ग्रंथ राजतरंगिणी संस्कृत में है। कलहन का ग्रंथ राजतरंगिणी किस भाषा में है? संस्कृत में। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, ये भी सही है। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। अब्दुल हामिद लाहौरी को पादशाहनामा शाहजहां के शासन के बारे में है। अब्दुल हामिद लाहौरी का पादशाहनामा शाहजहां के शासन के बारे में है। अमीर खुसरो सितार का आविष्कारक थे। अमीर खुसरो सितार का आविष्कारक थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के रात फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, किसने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? तो वो की थी मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती। किसने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की? तो मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बाबा फरीद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इनका दरगाह अजमेर था। बाबा फरीद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और अजमेर में इनका दरगाह था। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था। तो वो कौन जाना जाता था? सुमंत। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता है सुमंत को। अब आधुनिक भारत से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो फ्रेंच विशेषज्ञ से की सहायता से। किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो फ्रेंच विशेषज्ञ से। हैदर अली के नेतृत्व में प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, जिससे इन्होंने अंग्रेज का डटकर सामना किया। हैदर अली ने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। हैदर अली का उत्तराधिकारी उनका बेटा टीपू सुल्तान था। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 कह रहा है कि पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? तो कालीकट में। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? तो कालीकट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो थॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो थॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म की संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो वो कहा था डॉक्टर एस.एन. सेन ने। डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। इस क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक ना। बी.डी. सावरकर ने इस क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था, जबकि एस.एन. सेन ने 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ और इस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ।
14 का आंसर देखिए, किस वर्ष में एक भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बनी। देखिए एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो आपको पता होगा 1925 में, जो कि ऑप्शन में नहीं है ना। तो सारे ऑप्शन गलत हैं, तो इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कथन सही हैं। तो 15 का आंसर हो जाएगा ए में है 1 4 5, यानी 1 4 5 ये कथन सही हैं। लाइक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। लाइक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्रेसिडेंट थे। और शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। और लास्ट में के.एम. मुंशी को भारत सरकार हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था। के.एम. मुंशी को भारत सरकार हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था। देखिए वर्ष 1949 का कहानी है, आप ये वाला जान लीजिए, 1949 का कहानी है। इसमें जूनागढ़, हैदराबाद एवं कश्मीर को छोड़कर सभी भारतीय रियासतों को पूर्ण विलय हो चुका था। इन तीनों राज्यों के विलय के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी पड़ी थी। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया। इसके लिए भारतीय सेना ने 5 दिनों तक ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। इसके लिए पोलो चलाया गया, जबकि जम्मू कश्मीर अंगीकार पत्र पर हस्ताक्षर कर भारतीय संघ में मिलाया गया था। इन तीनों राज्यों सहित देश में सभी देसी राजवाड़े एवं राज्यों को मिलाने एवं एकीकृत करने में सरदार पटेल का महत्वपूर्ण योगदान था। ये हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक नहीं 5 दिनों तक चलाया गया था, ठीक ना। चलिए, और कश्मीर राज्य ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 15/8/1947 के दिन हस्ताक्षर किया था। ये वाला डेट थोड़ा गलत है, 1947 को नहीं किया गया था, बाकी सब सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू पेट्राइट के संपादक कौन थे। तो वो थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। हिंदू पेट्राइट के संपादक कौन थे, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। ये कलकत्ता से होता था। इस पत्रिका का कहाँ से होता था, कलकत्ता से निकलता था। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया, तो इसके आंसर ई हो जाएंगे इंडियन एसोसिएशन के, क्योंकि इसका स्थापना 1876 में इंडियन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था और सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था, जिसका विलय इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1885 में कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 18, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया, तो 1913 में किया। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया, तो 1913 को। आज़ादी के संघर्ष के दौरान कई ऐसे नेता थे जो सांप्रदायिक नीति के विरुद्ध थे, जिसमें शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे। ये दोनों किसमें, तो सांप्रदायिक नीति के विरुद्ध थे। इन्होंने 1913 ईस्वी में स्वराज्य प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया था तथा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम नेताओं के सहयोग से कांग्रेस एवं लीग के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम चार्ज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्च में समाहित क्या हैं, तो इसके आंसर ई हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया में धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नौरोजी ने धन निष्कासन के कई कारण बताए जो धन निष्कासन सिद्धांत के कारण बने थे, जिसमें सैनिकों के वेतन एवं भत्ते आर्थिक विकास के प्रमुख तत्व थे। 1857 की क्रांति को दबाने में जो रकम खर्च की गई उसे भी भारतीय खजाने से दिया गया। भारत द्वारा ब्रिटेन के सभी नागरिकों के प्रशासन और सेना के खर्च का भुगतान किया जाता था। होम चार्ज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्च में समाहित ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों का पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य वाहन, रेलवे के गारंटीड ब्याज, उपयुक्त सभी, तो इसमें सभी आ जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो ये कहा था अश्विनी कुमार दत्त ने 1897 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा? तो अश्विनी कुमार दत्त ने। जब कांग्रेस का 13वां अधिवेशन अमरावती में संपन्न हुआ था, इस अधिवेशन को अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिवसीय तमाशा कहकर उपहास उड़ाया था, जबकि लाला लाजपत राय ने वार्षिक मेला कहकर इसे मजाक उड़ाया। वार्षिक मेला कहा था लाला लाजपत राय ने। जिमरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति था। जिमरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति कौन था? तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। भूपेंद्र नाथ दत्त, लाल हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल और अन्य लोग भी थे। इन लोगों ने मिलकर 1915 में इस योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की। इन क्रांतिकारियों का उद्देश्य भारतीय को भारत में रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने हेतु प्रेरित करना था। देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित हैं? तो वो संबंधित थे मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित हैं मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की थी। वनवासी संघ की स्थापना भील, ग्रासिया आदि जनजाति के लोगों पर होने वाले अत्याचार का इन्होंने विरोध किया। इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो वो किया गया था सर जॉन साइमन के नेतृत्व में। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो सर जॉन साइमन को, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी इतना को स्थापना किया था, गठन किया गया था और 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। इस कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता। भारत पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की? तो वो किया था एन.एम. हार्डिकर ने किया था। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की? तो एन.एम. हार्डिकर ने किया था। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। बम्बई योजना में प्रस्ताव था। बम्बई योजना में प्रस्ताव क्या था? तो ऑप्शन इसका ई हो जाएगा, क्योंकि देखिए बम्बई योजना का प्रस्ताव भारत के प्रसिद्ध उद्योगपतियों के एक समूह ने तैयार किया था। किसने? तो J.R.D. टाटा ने, घनश्याम दास बिरला ने, जॉन मथाई थे। कौन थे? तो J.R.D. टाटा, जमशेदजी टाटा और घनश्याम दास बिरला और जॉन मथाई थे। इस योजना को बिरला टाटा प्लान के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के प्रमुख 3 बातें रही। पहला ये रहा कि इस योजना को नियोजित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया। दूसरा, इसने विदेशी पूंजी निवेश रहित योजना का प्रस्ताव रखा। दूसरा क्या रखा? इसने विदेशी पूंजी निवेश रहित योजना का प्रस्ताव रखा। और तीसरा पॉइंट क्या रहा? तीसरा पॉइंट, इसने राज्य अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। 26 नंबर क्वेश्चन। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष में दायित्व संभाला? तब वो संभाला 2011 में। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला? तो 2011 में। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में किया गया था। 1916 में पटना हाई कोर्ट का स्थापना। वर्ष 2019 में आर.के. सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट, ये करंट का है, छोड़ दीजिए। बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम है, इसको छोड़ दीजिए। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तब वो दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के किसानों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को किया था। सविनय अवज्ञा का आंदोलन का शुरुआत कब किया था? तो 6 अप्रैल 1930 को किया था। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी 4 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिए गए थे। 4 मई
1930 को गिरफ्तार कर लिए गए थे। निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो बिहार का मैदान सबसे नवीनतम है। देखिए, 3 चट्टानें, इसके बारे में छोड़ दीजिए, आगे बढ़ लीजिए। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पटना और गया के क्षेत्र में पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न क्षेत्र में पाई जाती है, तो पटना और गया। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो सोवियत रूस के सहयोग से बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1964 में। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो सोवियत रूस के सहयोग से। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा आयोजित होता है, तो वो होता है सोनपुर में। कहाँ होता है? सोनपुर में। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा आयोजित होता है सोनपुर में। यह मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। इस मेले को हरिहर नाथ मेला के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है, तो आहर और पाइन। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है आहर और पाइन। पानी के प्रवाह को रोकने हेतु 3 ओर से बनाई गई संरचना आहर कहलाती है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो वो है इसका भागलपुर नहीं, कुर्सेला होगा आंसर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो कुर्सेला में मिलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह नदी जो है नेपाल में सप्तकोसी के नाम से भी जाना जाता है। कोसी गंगा की सहायक नदी है और कुर्सेला कहाँ है? कटिहार में, जहाँ गंगा नदी में जाके मिल जाती है। कोसी की लंबाई टोटल 729 किलोमीटर है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो भागलपुर जिला में है। इस अभ्यारण्य का निर्माण वर्ष 1991 में हुआ था। ठीक है। अगला, ये डॉल्फिन के लिए फेमस है, ये छोड़ दीजिए। ये करंट अफेयर्स है, 38 करंट अफेयर्स है, 39 करंट अफेयर है, 40 करंट अफेयर है, 41 करंट अफेयर है। अब देखते हैं 42। किसान क्या करें किसने लिखी? किसान क्या करे किसने लिखी? तो बताइए कौन किसने लिखी? तो वो लिखा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखा। किसने लिखा? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखा। किसान क्या करे वो कौन लिखा? स्वामी सहजानंद ने। और आपको पता होगा कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती ने ही किया था। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? तो मजरूल हक ने मदरलैंड को प्रकाशित किया था। और कब प्रकाशित किया? तो 1906 में इन्हें बिहार कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष चुना गया। किनको? मजरूल हक को। ये एक साप्ताहिक पत्रिका था। क्वेश्चन नंबर 44, पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुआ था। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1927 में। पाटलिपुत्रा में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूल भद्र थे। पाटलिपुत्रा में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूल भद्र थे। और प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और द्वितीय जैन संगीति बल्लाभी गुजरात में हुआ तथा उसका अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने किया था। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है परंतु ईश्वर की मान्यता नहीं है। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उदयन ने। कब किया था? तो देखिए, उदयन ने 461 BC में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा तथा इसने पाटलिपुत्रा की स्थापना की एवं इसे मगध की राजधानी को पाटलिपुत्रा स्थानांतरित कर दिया। उदयन ये भी जैन धर्म का अनुयायी था। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों को प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो वो है राजकुमार शुक्ला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो राजकुमार शुक्ला। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? तो एस.एन. हलदर ने जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? तो एस.एन. हलदर ने की। एस.एन. हलदर का मतलब सुरेंद्र नाथ हलदर ने की। इस संस्था की स्थापना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के पहली हड़ताल के दौरान हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने किया। किसने किया था? बिशन नारायण धर ने किया था। बिशन नारायण धर ने किया था। बिशन नारायण धर ने किया था। कांग्रेस का यह अधिवेशन 1911 में कलकत्ता में हुआ। इसी अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया। तो यह अधिवेशन 1911 में कलकत्ता में हुआ। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए पॉलिटी से। 124वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है आरक्षण से। 124वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है आरक्षण से। 124वां संविधान संशोधन विधेयक जो कि 2019 में पारित किया गया था, इस विधेयक का संबंध समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को शिक्षा तथा रोजगार में 10% आरक्षण से है। इस विधेयक को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ाई गई थी? तो 1। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ाई गई थी? तो 1। वर्तमान समय में, छोड़ दीजिए इसको वर्तमान समय वाला, आप 13 देखिए। भारत के प्रथम लोकपाल का नाम है, तो वो क्या है? तो पीसी घोष। भारत के प्रथम लोकपाल का नाम पीसी घोष है। अच्छा, लोकपाल का गठन ऊंची पदों पर बैठे सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार की शिकायतों को सुनने तथा इसे रोकने के लिए तैयार किया गया है। लोकपाल अधिनियम को वर्ष 2013 के संसद द्वारा पारित किया गया था। 2013 के संसद। हाल ही में पारित 3 तलाक बिल 2019 में अधिकतम कितनी अवधि की जेल की सजा का प्रावधान है? हाल ही में पारित 3 तलाक बिल 2019 में अधिकतम कितनी अवधि की जेल की सजा का प्रावधान है? तो 3 वर्ष। हाल ही में पारित 3 तलाक बिल 2019 में अधिकतम कितनी अवधि के जेल की सजा का प्रावधान है? तो 3 वर्ष। 55 नंबर देखिए, कह रहा है कि अनुच्छेद 35A के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो 1954 अनुच्छेद 35A के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था 1954। 35A को भारतीय संविधान में वर्ष 1954 में शामिल किया गया था। अनुच्छेद 35A अनुच्छेद 370 का हिस्सा ही था। वर्तमान समय में अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन विधेयक 2019 द्वारा पारित कर समाप्त कर दिया गया। मणिपुर राज्य का गठन हुआ था तो 1972 में। मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ? तो 1972 में। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर का स्थापना हुआ और 1972 में ही मेघालय त्रिपुरा राज्य का ही गठन हो गया था। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है तथा यहाँ से लोकसभा की 2 एवं राज्यसभा की 1 सीटें हैं। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है, क्या है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। 58 का क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो ऑप्शन ई। देखिए, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान से सुनिएगा, संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभा के साथ ही दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये बात अनुच्छेद 108 के अंतर्गत है। इस अनुच्छेद 108 में ये बात कहा गया है संयुक्त अधिवेशन के संबंध में। टोटल हालांकि इस अधिवेशन को आहूत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति इस अधिवेशन को बुलाता है। अभी तक कुल 3 बार जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन हो चुका है। पहला हुआ था 1961 में, जब बात किया गया था दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए। 1961 में दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए बात किया गया। और दूसरा बार हुआ है 1978 में। 1978 में जब बैंकिंग सेवा विधेयक का मामला आया था, बैंकिंग सेवा विधेयक 1978 में। और तीसरा आया था 2002 में आतंकवाद निवारक विधेयक के रूप में। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है, तो वो राष्ट्रपति में की गई है। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है राष्ट्रपति में। पंचायती राज के किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित हैं? तो वो है पंचायती राज। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित हैं? तो पंचायती राज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यवस्थापिका में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं उपचुनाव। व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं उपचुनाव। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है? तो ऑप्शन ई। देखिए ये हमेशा बदलते रहते हैं, तो अभी प्रेजेंट में आप चेक करके जाइएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1952 को। पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार लेता है। पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार लेता है। अब देखिए भारत का भूगोल से क्वेश्चन। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? शुक्र। तुमला पानी खदान तुमाला पल्ली खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, ये अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। तुमाला पल्ली खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है, अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिला है, वहाँ अवस्थित है। 2014 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार इस खदान में करीब 8500 टन यूरेनियम उपलब्ध है। इस खदान को संसार का सबसे बड़ा यूरेनियम खदानों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? तो बनिहाल दर्रा के अंतर्गत। जवाहर सुरंग का निर्माण बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया है। बनिहाल दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर। कह रहा है कि दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? तो क्रेटेशियस काल में हुआ था। दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ? तो क्रेटेशियस काल में हुआ। 71 नंबर क्वेश्चन। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। निम्न में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? तो वो है मध्य प्रदेश। निम्न में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? तो मध्य प्रदेश में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को पहचानिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1 और 2। देखिए 1 और 3 हो जाएगा।
ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। शिवालिक बाह्य हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है। शिवालिक बाह्य हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है। निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ घाटियों के लिए जाना जाता है। ये गलत है। भारत के एक राज्य की निम्न विशेषताएं बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ये जो तीनों कंडीशन फुलफिल होता है वो है गुजरात। देखिए गुजरात का उत्तरी भाग शुष्क और अर्ध शुष्क है। गुजरात का जो राजस्थान से सटा हुआ है उत्तरी भाग जो शुष्क और अर्ध शुष्क है। इसके मध्य भाग में कपास की खेती होती है। खाद्यान्न फसलों की तुलना में नकदी फसलों की प्रमुखता दी जाती है। गुजरात में खाद्यान्न फसलों की तुलना में नकदी फसलों की प्रमुखता दी जाती है। अब देखते हैं विश्व का भूगोल। वर्तमान में सक्सगाम घाटी है, तो वो है पाकिस्तान के ये है पाकिस्तान के शासन में। सक्साम घाटी कहाँ है, तो पाकिस्तान के शासन में। पाकिस्तान में सक्साम घाटी पाक अधिकृत कश्मीर में है। यह इलाका भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC लाइन एक्चुअल कंट्रोल पर सियाचिन के पास है। यह आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा है, लेकिन 1947-48 में हुए भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान ने इसे अपने कब्जे में कर लिया। वर्ष 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच एक सीमा समझौता हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को चीन को गिफ्ट के तौर पर दे दिया है। आरामको तेल कंपनी किस देश से संबंधित है, तो सऊदी अरब से संबंधित है। आरामको तेल कंपनी किस देश से संबंधित है, तो सऊदी अरब से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 77। निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो वो कौन है, रॉकी। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो रॉकी जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज होता है। इन चारों ऑप्शनों में रॉकी सबसे लंबी है, लेकिन अगर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछे तो बताइएगा एंडीज है, जो कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट के साथ उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है। एंडीज कहाँ है, तो साउथ अमेरिका में है, पश्चिम छोर पर है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी है, और रॉकी जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो उत्तर अमेरिका में कनाडा एवं अमेरिका के भागों में विस्तृत है। हिमालय विश्व की तीसरी सबसे लंबी है। हिमालय का स्थान तीसरा है, रॉकी दूसरा है, और एंडीज पहले नंबर पे है। 7 देश हिमालय जो है 7 देशों में फैला हुआ है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के भागों में विस्तृत है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही एक उपशाखा मानी जाती है। क्रॉल एक प्रकार का निर्मित संरचना है दक्षिण अफ्रीका की। क्रॉल एक प्रकार का झोपड़ी नुमा घर होता है, जो अफ्रीकन जनजाति मसाई द्वारा बनाई जाती है। मसाई जनजाति दक्षिण पूर्व अफ्रीका में पाई जाती है। क्रॉल क्या है, तो दक्षिण अफ्रीका की एक घर है। दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है, तो ये है ई ऑप्शन होगा, क्योंकि इसका आंसर ओरिजिनल आंसर चीन होने वाला है, चीन, जो कि ऑप्शन में नहीं है। थ्री गॉर्ज डैम विश्व का सबसे बड़ा बांध है, जो चीन के हुबेई प्रांत में है, ठीक ना। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है अटकामामा। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है अटकामामा। अर्थव्यवस्था से देख लीजिए, भारत को 2000 इसको छोड़ दीजिए, बजट वाला छोड़ दीजिए, बौना उद्यम भी छोड़ देना है आपको, अब ये भी छोड़ देना है, और 85 छोड़ देना है, 86 छोड़ देना है, 87 छोड़ देना है, 88 छोड़ देना है, 89 भी छोड़ देना है, तो इसको छोड़ दीजिए। आप साइंस में आ जाइए। विद्युत धारा की इकाई है, तो विद्युत धारा की इकाई क्या है दोस्तों, तो एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91। दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि के नाम से जाना जाता है, तो वो है ऑप्शन ई
दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि के नाम से जाना जाता है, वो है ई ऑप्शन। निकट दृष्टि दोष को, जिसे मायोपिया भी कहा जाता है, इसके तहत व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है किंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं। ऐसी समस्या में लेंस की फोकस दूरी घट जाने लेंस की गोलाई बढ़ने तथा लेंस की क्षमता में वृद्धि के कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनने से उत्पन्न होती है। फिर से सुनिए, क्या क्या होता है ऐसी समस्या में? फोकस दूरी माने फोकस दूरी घट जाती है। फोकस दूरी क्या हो जाता है? घट जाता है। लेंस की गोलाई बढ़ जाता है, लेंस की जो गोलाई होता है वो बढ़ जाता है। लेंस की क्षमता है वृद्धि हो जाता है, लेंस की क्षमता वृद्धि हो जाता है, जिसके कारण इन तीनों के कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनने से उत्पन्न होती है। इसके निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अवतल लेंस स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दे उसके लिए बाईफोकल लेंस की ज़रूरत होती है। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? तो इसका आंसर तो हो जाता है 16.7 न्यूटन। तो देखिए कैसे निकलेगा। चंद्रमा पर जो भार होगा माने वेट जो मून पर होगा वो पृथ्वी के मून का माने पृथ्वी पर के भार का 1/6 होगा, यानी कि 1/6 गुना 100, तो आंसर आएगा 16.67। LED के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो 93 का देखिए कौन सा कथन गलत है। तो आंसर सी, LED में पारा प्रयुक्त होता है। LED में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। LED प्रकाश उत्सर्जक मतलब लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड ये क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो LED में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है, ये वाला कथन गलत है। बाकी LED प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करता है। LED क्या करता है? प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करता है। LED प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं। LED प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं। LED का ट्रैफिक सिग्नल लाइटों में प्रयोग किया जाता है। LED का ट्रैफिक सिग्नल लाइटों में प्रयोग किया जाता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है, सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है, तब वो है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप भी एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से आकाशीय पिंड अथवा दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इसमें 2 उत्तल लेंस लगा होता है। देखते हैं अब 96 नंबर क्वेश्चन। अल्ट्रासोनिक तरंगे 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं। अल्ट्रासोनिक तरंगे 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं। देखिए अगर अवस्रव तरंग किसको कहेंगे? अवस्रव तरंगे कहेंगे जिसका आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो। और श्रव्य तरंग किसको कहेंगे? तो जिसका 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हो। और प्रासर्व तरंग किसको कहेंगे? प्रासर्व तरंग जिसका 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो, यानी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की आवृत्ति ध्वनि पैदा करता हो। केमिस्ट्री से क्वेश्चन देखिए। रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तब वो है पानी का उबलना।
पानी का उबलना। रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो पानी का उबलना। भौतिक परिवर्तन के तहत पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे आकार, आकृति, रंग, अवस्था आदि में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहता है। भौतिक परिवर्तन से कोई नया उत्पाद नहीं बनता। साथ ही अभिक्रिया को विपरीत करने पर समानता पदार्थ है अपनी मूल अवस्था प्राप्त कर लेती है, जैसे पानी का उबलना, बर्फ का पिघलना। ठीक ना। आपको थोड़ा सा मैं मतलब भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का हम थोड़ा सा समझा देते हैं कि क्या होता है रासायनिक परिवर्तन। देखिए, भौतिक परिवर्तन रिवर्जेबल प्रोसेस होता है। भौतिक परिवर्तन कैसा प्रोसेस होता है? तो रिवर्जेबल प्रोसेस। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? इरिवर्जेबल प्रोसेस होता है। भौतिक गुणों में बदलाव, इसमें गुणों में बदलाव होता है, भौतिक गुणों में, और इसमें भौतिक और रासायनिक गुणों दोनों में बदलाव होता है। इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों में ही बदलाव होता है। ठीक ना। ऊर्जा ना तो अवशोषित होती है ना ही विकसित होती है। यहाँ पे ऊर्जा ना तो अवशोषित होती है ना ही विकसित होती है। यहाँ ऊर्जा या तो अवशोषित होगी या विकसित होगी, मतलब या तो ऊर्जा बनेगा या ऊर्जा को ज़रूरत पड़ेगा। नया उत्पादन, यहाँ पे नया प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होता है, लेकिन यहाँ नया उत्पाद का प्रोडक्ट का निर्माण होता है। इसका देखिए ऑप्शन, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण याद कर लीजिए। पानी उबलना, बर्फ़ का पिघलना, जल में शक्कर घोलना, मोम का पिघलना। पानी उबलना, बर्फ़ का पिघलना, जल में शक्कर घोलना, मोम का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देख लीजिए कि दहन माने दहन, जंग लगना, किण्वन, प्रकाश संश्लेषण, कोयला का जलना, भोजन का पचना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। दहन, जंग लगना, किण्वन, प्रकाश संश्लेषण, कोयला का जलना, भोजन का पचना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? तो वो कौन है? तो ऑप्शन ई। निम्न में से कौन अलौह धातु खनिज है? तो ऑप्शन ई। अलौह खनिज में लौह अंश नहीं होते हैं, जैसे कोबाल्ट, टीन, तांबा, जस्ता, सीसा, प्लेटिनम, बॉक्साइट, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे क्या हैं? तो अलौह खनिज। कौन कौन? कोबाल्ट, टीन, तांबा, कोबाल्ट, टीन, तांबा, जस्ता, शीशा, प्लेटिनम, बॉक्साइट, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? अलौह खनिज हैं। लौह खनिज में देखिए मैग्नीज लौह खनिज है, धात्विक खनिज इसको कहते हैं, जिसमें लोहा का मात्रक हो। तो मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन, क्रोमियम, बोरॉन, टाइटेनियम तथा लौह है इसके, क्रोमियम, बोरॉन, टंगस्टन और टाइटेनियम, बोरॉन, तो ये सब हैं। ट्यूबलाइटों तथा प्रखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ई ऑप्शन, कांच क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का एक अक्रिस्टलीय पारदर्शक समांगी मिश्रण है। सर्वप्रथम इसका निर्माण इजिप्ट में हुआ था। अब आपको हम कुछ चीज़ें आपको बताते हैं और आप याद कर लीजिएगा। पहला चीज़ आप याद रख लीजिए कांच के बारे में। कांच कितने प्रकार के होते हैं? तो एक सोडा कांच होता है, सोडा कांच, इसी को मृदु कांच भी कहा जाता है। इसी को कौन सा कांच कहा जाता है? मृदु कांच। फिर दूसरा पोटास कांच, जिसको कठोर कांच कहते हैं। पोटास को क्या कैसा कहते हैं? कठोर कांच कहते हैं। ठीक ना, कठोर कांच। तीसरा पाइरेक्स कांच होता है। चौथा क्रूक्स कांच होता है। और पांचवा प्रकाशीय कांच होता है। प्रकाशीय कांच होता है। तो सबसे पहले ये 5 कांच याद रखिए। सोडा जो कि मृदु होता है, पोटास जो कि कठोर होता है, पाइरेक्स, क्रूक्स और प्रकाशीय कांच। तो चलिए पहले सोडा की बात करते हैं। सोडा जो बना होता है वो बना होता है Na2CO3 और CaCO3 और सिलिका के साथ देख लीजिए, Na2CO3, CaCO3 और सिलिका के साथ बना होता है। और पोटास जो कि कठोर होता है वो बना होता है
K2CO3 और CaCO3 और सिलिका। देखिए सिलिका तो सब में रहेगा ही, ये तो मान के चलिए सिलिका सब में होगा। अब देखिए, अब पायरेक्स कांच किसका बना होता है? पायरेक्स कांच बना होता है दोस्तों Na2SiO3 का बना होता है और BaSiO3 का बना होता है। और इसका क्रूक्स कांच किसका बना होता है? तो सीरियम ऑक्साइड और सिलिका का सीरियम ऑक्साइड का बना होता है। और K2CO3 और रेड लेड और सिलिका का बना होता है। रेड लेड और सिलिका का बना होता है प्रकाशीय कांच बना होता है। मिट गया तो आप लोग देख लें। अब मैं सोडा कांच का आपको हम उपयोग बताते हैं, याद करिएगा। सोडा कांच का दोस्तों उपयोग होता है ट्यूबलाइट। सोडा कांच का उपयोग किस चीज़ में यूज होता है? तो ट्यूबलाइट और खिड़की के शीशे बोतल साधारण बर्तन में। किस में? तो ट्यूबलाइट प्रखनलियों का ट्यूबलाइट खिड़की शीशे बोतल साधारण बर्तन में सोडा कांच का प्रयोग होता है। और पोटास कांच यानी कठोर कांच बीकर या प्रखनली में होता है। पोटास में किस चीज़ में उपयोग होता है? तो बीकर प्रखनली में उपयोग होता है। पायरेक्स कांच प्रयोगशाला के उपकरण में होता है। पायरेक्स कांच कहाँ? प्रयोगशाला में। और क्रूक्स कांच, ये जो क्रूक्स कांच होता है, क्रूक्स कांच ये होता है चश्मों के लेंस बनाने में। और प्रकाशीय कांच होता है माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और प्रिज्म बनाने में। प्रकाशीय कांच का उपयोग कहाँ होता है? माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप तथा प्रिज्म बनाने में। तो आपको 99 क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब चलिए 100 नंबर। निम्न में से किस धातु को विद्युत चालकता सबसे अधिक है? तो रजत का विद्युत चालकता सबसे अधिक है। देखिए आपको हम विद्युत चालकता का आपको हम बता देते हैं सीक्वेंस, आप याद रखेंगे। Ag माने चांदी जिसको कि रजत कहते हैं, फिर तांबा जिसको कॉपर कहते हैं, फिर सोना जिसको Au कहते हैं, सोना यानी गोल्ड, चांदी, तांबा, सोना और फिर एल्यूमिनियम, फिर बेरिलियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम और फिर सोडियम। निम्न में से किस धातु का विद्युत चालकता सबसे अधिक है? तो चांदी का माने रजत का Ag, फिर Cu, Au, Al, Beu और Be, इसको बेरिलियम कहते हैं, इसको एल्यूमिनियम कहते हैं। और ये है कैल्शियम, Ca कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, तो वो कौन है? नाइट्रोजन है। पृथ्वी में के वातावरण में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन है? नाइट्रोजन, 78% के साथ है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है, तो मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है, ऑक्सीडेशन द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किए जाने वाला तत्व है यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व है यूरेनियम। निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? तब वो है कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। फ्लोरीन अथवा वकीवॉल कितने कार्बन परमाणुओं का बना होता है? तो इसका ऑप्शन है ई। फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं। हालांकि C70, C90, CO120 कार्बन परमाणु वाले फ्लोरीन को भी खोज हो चुकी है। इसका उपयोग कई क्षेत्रों में जैसे अतिचालकता, अर्धचालक, स्नेह, उत्प्रेरक आदि में हो रहा है। 106 नंबर क्वेश्चन देखिए। 106 कह रहा है कि अधिक ऊंचाइयों पर द्रव्यों का क्वथनांक क्या होता है? तो घटता है। अधिक ऊंचाइयों पर द्रव्यों का क्वथनांक घटता है, ठीक ना। वह ताप जिस पर द्रव वाष्प में परिणत हो जाए
तो उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्या कहता है द्रव का क्वथनांक? तो वह ताप जिस पर द्रव वाष्प में परिणत हो जाए तो उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है तो दाब घटने से घटता है। यही कारण है कि ऊंचाई के साथ क्वथनांक घटता है, क्योंकि ऊंचाई के साथ दाब घटता है। नोट: अशुद्धि जैसे नमक मिलाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अशुद्धि मिलाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अब देखते हैं जीव विज्ञान से। निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो वो है लाइसोसोम। निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोज डी ड्यूवे ने किया था, ठीक ना। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन: शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है? रक्त लापता। शरीर में लौह की कमी से रक्त लापता होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, ठीक ना। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो आंसर ई, उपकला ऊतक, जिसको इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। पास जुड़ी कोशिकाओं की एक से अधिक परत द्वारा बनी होती है, जो जंतुओं के शरीर ढकने तथा बाह्य रक्षा प्रदान करती है। यह शरीर के विभिन्न तंत्रों को भी एक दूसरे से पृथक में रखता है। इसका प्रमुख कार्य जल व पोषण पदार्थों का अवशोषण, शरीर से उत्सर्जित पदार्थों के निकासी आदि है। शरीर के विभिन्न अंग जैसे जिह्वा, वृक्कनली, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, आंत का भीतरी भाग, अग्नाशय, नर व माता का मूत्र मार्ग, फेफड़ा, आँख, कान आदि इसमें पाए जाते हैं, ठीक ना। किस उपकला कोशिका पाई जाती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो देखिए, जीभ में, वृक्कनली में, लार ग्रंथि में, श्वेत ग्रंथि जिसको पसीना जिससे निकलता है, आंत का भीतरी भाग, अग्नाशय, नर और माने मेल और फीमेल का जो मूत्र मार्ग होता है उसमें, और फेफड़ा, आँख, कान आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंत्रज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंत्रज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को। देखिए, जब रोग टीबिया, प्लेग, निमोनिया हो जाएगा आपको तो प्रभावित अंग फेफड़ा होगा। जब टीबी, प्लेग, निमोनिया होगा तो फेफड़ा प्रभावित होगा। जब टाइफाइड और हैजा हो जाएगा तो आपका आंत प्रभावित होगा। टाइफाइड, हैजा होने से आंत प्रभावित होता है। डिप्थीरिया, काली खांसी को हुफिंग कफ कहते हैं। तब आपका श्वास नली प्रभावित होगा। डिप्थीरिया, काली खांसी से श्वास नली, और टिटनेस अगर कोढ़ हो जाएगा तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा, टिटनेस और कोढ़ होने से। 112 नंबर क्वेश्चन देखिए। टाइफाइड, जिसे अंतर्ज्वार भी कहते हैं, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। यह बैक्टीरिया खाने और जल द्वारा लोगों तक पहुंचता है। इसे प्रभावित अंग आंत है। कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फर्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फर्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? प्रकाश संश्लेषण। निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? प्रकाश संश्लेषण। निम्न में संवहनीय पौधे को चुनिए। तो काई। निम्न में से संवहनीय पौधे को चुनिए। काई। एक चीज़ और इससे समझ लेते हैं। संवहनीय पौधे में जल एवं खनिजों को भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए उत्तक जाइलम फ्लोएम होते हैं। उदाहरण फर्न, मार्सिलिया, हॉर्सटेल, पाइनस, साइकस, कैक्टस, शंकुधारी वृक्ष, तार का पेड़, ये सब होते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? तो वो है 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2, माइक्रोरीजल फंगी और ब्लू ग्रीन और शैवाल। निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण है माइक्रोरीजल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल। जैव उर्वरक विशेष सूक्ष्म जीवों एवं किसी नमी धारक पदार्थ के मिश्रण होते हैं। जैव उर्वरक विशेष सूक्ष्म जीवों एवं किसी नमी धारक पदार्थ के मिश्रण होते हैं, जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलियम, ब्लू ग्रीन आल्गे माने ब्लू ग्रीन शैवाल, एस्परजिलस, ब्लू ग्रीन शैवाल, सूडोमोनास, बैसिलस माइकोरिजल फंगी, सूडोमोनास बैसिलस माइकोरिजल फंगी। ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? तो अदरक। निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? अदरक। पौधे का वह भाग जो प्रकाश की वृद्धि करता है तो तना कहलाता है। पौधे का वह भाग जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है तना कहलाता है। उदाहरण अदरक, हल्दी, आलू, प्याज आदि, जबकि गाजर, चुकंदर तथा मूली जड़ का उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित विश्व समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो वो था रियो 1942, रियो डी जेनेरियो 1992। कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो रियो 1992। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 भी ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत के नष्ट करने वालों को उत्सर्जन को रोकने हेतु 1985 में वियना सम्मेलन हुआ। 1985 में वियना सम्मेलन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में जो हुआ वो भी ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी के प्रयास में प्रथम कानून था। इसरो संबंधित रूप है इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का संक्षिप्त रूप है। तो इस तरीके से आप लोग का ख़त्म हो गया। अब यहाँ से करंट अफेयर शुरू हो जाता है जिसको आप लोग छोड़ देंगे। अब आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। अब आप लोग से विदा लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार से बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।